गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कल तक क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे इंपोर्टेंट लाइन क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। जब भी आपको लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, तो आपको सबसे पहले क्या याद रखनी है? अभाज्य संख्याएं याद रखनी है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे मैंने कुछ संख्या लिखी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। ये सभी क्या है? आपकी अभाज्य संख्याएं। तो आपको इन्हीं संख्याओं का यूज करना है। और भी होती है आगे, मैंने इतनी लिखी है, ठीक है। तो इन्हीं संख्याओं का यूज करके आपको इन जो भी नंबर्स दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं, इनके आपको क्या करने? गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो देखो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला पार्ट इसका। तो पहला पार्ट है 12, 15 और 21 के आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड करने हैं और एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो लिखो 12 को करो। सबसे पहले फैक्टर करने के लिए आपको बताया 12 लिखा, 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, फिर 2 से करा डिवाइड, 2 3 जा 6, फिर 3 से करा 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर लिख दो यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो 2 2 टाइम्स आया, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 1। क्लियर हुआ यहाँ तक? ऐसे आप 15 के करो, 15 के देखो, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो 15 के फैक्टर यहाँ लिख दो, कितना आया? 3, यहाँ से यहीं से लिख देता हूँ, 3 इंटू 5 इंटू 1। ये कितना हो गया? 15 के फैक्टर्स हो गए। क्लियर हुआ? ऐसे आप क्या करो, 21 के फैक्टर लिखो। 21 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21 और 7 हो जैसा। यहाँ तक क्लियर हुआ? 21 के फैक्टर लिखो, 3 इंटू 7 इंटू 1। तो यहाँ देखो 12 के फैक्टर आ गए ये, 15 के फैक्टर आ गए ये, और 21 के फैक्टर आ गए ये। इन तीनों का देखकर आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूं इसका एचसीएफ और इसी का ही एलसीएम। तो आपको पता है एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है न्यूनतम घात और एलसीएम होता है अधिकतम घात। तो देखो एचसीएफ क्या होता है? न्यूनतम घात। और एलसीएम क्या होता है? अधिकतम घात, ठीक है। न्यूनतम घात मतलब जो भी नंबर्स कॉमन है आपस में, उसकी न्यूनतम घात लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर वाले नंबर में 2 की पावर 3 है और नीचे वाले नंबर में 2 की पावर 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए हम 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एचसीएफ में काउंट होगा, ठीक है। तो जो नंबर्स कॉमन है उन्हीं की देखनी है। और इसमें क्या करना है? एलसीएम में अधिकतम घात लेनी है, जो कॉमन है उनकी अधिकतम घात लेनी है, और बाकी सभी अभाज्य गुणनखंड लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं सभी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या करना है आपको? अधिकतम घात लेनी है और सभी अभाज्य गुणनखंड लेना है। और उसमें क्या करना है? जो गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, यहां पे लेना है जो गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, यानी कि न्यूनतम घात लेनी है। और जो किसकी लेनी है न्यूनतम घात? जो गुणनखंड उभयनिष्ठ हो। तो देखो यहाँ पे तीनों में क्या 2 की पावर 2 है? यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 1 है लेकिन 3 है, 3 उससे बड़ा है। तो देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो तीनों में 3 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, लेकिन बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, ठीक है। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है। तो इसका तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि तीनों की पावर सेम है, तो यहाँ बड़ा छोटे का तो रोल ही नहीं होता। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया आपका? 3 हो गया। अब एलसीएम में क्या करना है? जो कॉमन है उसकी तो अधिकतम घात ले लेनी है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले छोटा नंबर 2 है, तो इसको ले लो 2 का स्क्वायर। बाकी जो कॉमन है, 3 कॉमन है बस, तो 3 को एक बार लिख दो 3। पावर इक्वल है तो एक ही बार आ गया। बाकी 5 इंटू क्या बच गया? 7। बस 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलसीएम में 1 नहीं लिखते, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर
4 और इनकी मल्टीप्लाई करा लो, 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई बाई 7, इसकी इंटू कराओ, 15 4 जा 60 इंटू 7। मल्टीप्लाई आप किसी की भी पहले करा सकते हो, पर इधर से आसान बन जाते हैं मल्टीप्लाई। आप इसकी कराओ, 7 6 जा 42 और 0 ऐसे। तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम, और ये क्या हो गया आपका एचसीएम। तो पहला पार्ट आपको समझ आया? देखो कहीं पे समझ नहीं आया तो पूछो। तो देखो अभी हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट है 17 23 और 29। अब इसके क्या करेंगे हम, इसके दोबारा अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो हम 17 को करते हैं। 17 को लिखा 17, आप देखो यहाँ पे 17 को देखो, 17 खुद में एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या खुद से ही डिविजिबल होती है। तो देखो 17 से कैंसिल आउट किया, 17 एकम 17, तो 17 के फैक्टर हो गए 17 गुणा 1। ऐसे 23 के करें हमने, ध्यान से देखो 23 भी अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 23 के भी फैक्टर क्या हो जाएंगे, 23 बन जा 23, तो 23 को भी लिख दो ऐसे। अब बचता 29, 29 लिखा। इसको आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेना अभाज्य संख्याओं में। 23 के बाद 29 जो होता है, 31, ये सभी क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो 29 भी क्या है आपकी अभाज्य संख्या, तो ये भी खुद से ही डिविजिबल होती है। तो यहाँ पे भी आ गया आपका 29, तो 29 इंटू 1। तो अब देखो ये हमने इसके फैक्टर कर दिया, अब हम इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम तीनों में कॉमन देखो क्या है, कॉमन तीनों में क्या आ रहा है, ओनली 1 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका 1। और भाई एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सब अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 का कोई रोल नहीं है, तो आप क्या करो इनको ही लिख लो, 17 23 29 मल्टीप्लाई कराओ 17 की 23 से, 17 17 17 थे 51, हासिल लगी 5, 17 दूनी 34 और 5 39, इसकी 29 से मल्टीप्लाई करा दो, 391 की 29 में, 9 एकम 9, 9 9 81 का 1, हासिल लगी 8, 9 27 और 8 35, फिर 2 एकम 2, 2 9 18 का 8, हासिल लगी 1, 2 3 6 और 1 7, ऐड कर दो 9 2 और 1 3, 8 और 5 13 का 3, हासिल लगी 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11 33 9, 11 33 9, ये आपका क्या आ गया आंसर हो गया। ये आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी संख्या पहले उसके अभाज्य गुणनखंड कर देने हैं, फिर एचसीएफ और एलसीएम लेने हैं। एचसीएफ का ये है कि न्यूनतम घात, और एलसीएम में क्या है अधिकतम घात है, ठीक है। लेकिन जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ 1 हो जाता है, ठीक है। और एलसीएम के लिए आप 1 लिखोगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम ही डिजिट आएगी, ठीक है। तो इसलिए 1 को हमने छोड़ दिया। तो बच्चों अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। 8 9 और 25 के भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे करोगे, तो देखो 8 9 और 25 लिखा मैंने, 8 के फैक्टर करो सबसे पहले। 8 के क्या आपने 2 से कट किया, 2 से कटा है 4 बार, फिर करा 2 से कैंसिल आउट, फिर कटा है 2 बार, फिर 2 से कट गया, फिर कटा ये 1 बार। तो 8 को लिख सकते हो आप, 8 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, तो हो जाएगा 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणा 1, ठीक है। ऐसे आप 9 का फैक्टर करो, 9 के करोगे 3 से कट करो, 3 तिया 9, फिर 3 से कट गया 3 एकम 3, तो 9 के फैक्टर हो गए। 9 के फैक्टर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 गुणा 3 गुणा 1, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर गुणा 1। ऐसे 25 के करने, 25 के करो, 5 से कैंसिल करो, 5 पंजे 25, 5 से करो 5 एकम 5, तो 25 के फैक्टर हो गए 5 गुणा
5 गुणा 1, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर गुणा 1। तो आपको इसमें देखना है, इसमें और इसमें देखना। मैं यहाँ लिखता हूँ इसका, आपको निकालना है HCF और तो देखो HCF क्या है, न्यूनतम घात। क्या है HCF? न्यूनतम घात। तो आपको सबसे पहले न्यूनतम घात देखनी कॉमन फैक्टर की। तो यहाँ देखो 2 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात है, यहाँ 5 की घात है, कोई भी नंबर कॉमन है। एक 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इन तीनों में देखो 1 1 1, सिर्फ ओनली 1 कॉमन है। तीनों में क्या कॉमन है? 1। तो आप क्या बोल सकते हो, इसका HCF क्या हो जाएगा? 1। एलसीएम में क्या करना है आपको, अधिकतम घात लेनी है, लेकिन कॉमन की, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 1 है। तो 1 को तो हम एलसीएम में लिख के कोई इतना बेनिफिट नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाकी सभी अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसको खोल लो, 2 की पावर 3 होता है 8। 2 की पावर 3 का मीनिंग होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 3 की पावर 2 होती है 9, और 5 की पावर 2 होती है 25। इंटू करा लो, 8 9 जा 72 इंटू 25, 72 में 25 की मल्टीप्लाई करा लो, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36, 2 की करा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 0 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 3 और 4 7 और 1 हासिल का 8 और 1 का 1 1800। तो ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया? देखो तो बच्चों देखो, आप क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि HCF 306 यानी 306 और 657 का HCF दे रखा है 9, ये आपको दिया है। आगे बोला LCM 306 657 आपको ज्ञात करना है। यानी कि आप ध्यान से देखो, आपको क्या दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी है, 306 और एक 657, इनका आपको HCF भी दे रखा है 9, और आपको क्या निकालना है, इनका LCM निकालना है। आपने अभी ऊपर क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का HCF गुणा LCM के, ठीक है। तो हम उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो सबसे पहले लिख लो, दिया है, क्या दे रखा है आपको, गिवन पोर्शन लिखो इसका, दिया है, इस तरह से लिखना है आपको, दिया है, क्या दे रखा है, HCF किन का दे रखा है, 306 657 बराबर 9, और आपको LCM निकालना है। तो फॉर्मूला लिखो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 306 और 657, और HCF कितना दे रखा है, 9, और LCM आपको निकालना है। ठीक हो गया? तो 9 गुणा करा, इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो ये आ जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM। तो डिवाइड करो, 9 से डिवाइड कर दो, इसको कर देता हूँ मैं, 9 7 63 65 63 64 65, 2 बज गया, हो गया 27, 9 3 27, 73 टाइम। तो लिखो यहाँ पे 306 इंटू 73 LCM। आप 9 से किसी भी नंबर को डिवाइड करा तो दोनों डिविजिबल है उससे, ठीक है। तो अब देखो इसकी इंटू यहाँ करनी है, 306 में 73 की, 306 में 73 की, 3 6 18 8 0 तो 18, 3 3 9 इंटू 7 7 6 42 पूरा आ जाएगा, 7 3 21 8 1 और 2 3, 9 4 13 का 3, हासिल 1 और 1 2 2 का 2, तो कितना आ गया, 22338। ये क्या आ गया आपका LCM, ये हो गया आपका आंसर। आपको क्या याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है
वो उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कई बार आपको क्या कहेगा, इसमें से आपको एलसीएम पूछ लेगा, कई बार आपसे एचसीएफ पूछ लेगा, कई बार क्या होगा आपको एचसीएफ और एलसीएम गिवन दे देगा और दो संख्याओं में से एक संख्या मिस होगी, उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें ओवरऑल कितनी चीजें, 4 चीजें। देखो इस तरीके से, ऐसे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू है एचसीएफ एलसीएम। ये 4 चीजें आपको, 1 2 3 इन 4 में से 3 गिवन होगी, एक मिसिंग होगी, तो निकालने को बोला। जैसे आपको एक नंबर दे दिया और उनका एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, तो आपको ये निकालना होगा, मतलब चारों में से कोई भी एक फाइंड करना होगा और 3 गिवन होंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह से करना। देखो इसको, तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या आप जानते हो n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये 6 की पावर n है लिखा हुआ, 6 की घात n है लिखा हुआ, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। जैसे 0 पर समाप्त होने का मीनिंग क्या, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 2 3 5 0, तो ये 0 पे समाप्त हो, यानी इसका जो इकाई अंक है यानी कि यूनिट डिजिट है वो 0 आती है क्या, ये देखना है। मतलब 6 की पावर करती जानी और देखना हमें कि 6 की पावर करने पे 0 आता है लास्ट में या नहीं आता। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो मैं यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिख देता हूँ। ऐसे प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती है इनफाइनाइट तक चलती है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की संख्या। तो देखो मैं अगर मैं 6 की पावर n है, तो मैं अगर इसको ये हम बना के दिखाऊं आपको, इसका करा मैंने अगर n की जगह प्राकृतिक संख्या 1 लिखा तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1, 2 लिखा तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2, 3 लिखा तो ये होगा 6 की पावर 3, ठीक है। ऐसे 4 लिखा तो होगा 6 की पावर 4। अगर ऐसे आगे भी करता जाऊंगा मैं कंटिन्यू, तो देखो इनकी वैल्यूज क्या क्या है। 6 की पावर 1 6 आ गया, क्या 0 पे समाप्त हुआ, नहीं हुआ। 6 की पावर 2 कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, ये क्या 0 पे समाप्त हुआ, नहीं हुआ। 6 की पावर 3 कितना होता है 108, क्या 0 पे समाप्त, देखो 0 पे समाप्त ना, 0 बीच में आया तो लास्ट में 0 नहीं आया। ऐसे अगर 6 की पावर 4 करोगे तो 6 की पावर 4 यानी कि 108 48, 6 8 48 और 6 648, 648 का आंसर लगी 4 4 6 कम 648, क्या 0 पे कम खत्म हुआ, नहीं हुआ। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आगे आती रहेगी, कभी भी इसके यूनिट डिजिट 36। अगर मैं एक सेकेंड 6 का 36, ये गलत आ गया शायद यहाँ पे, एक सेकेंड। 6 की पावर 3 करना, 6 36 में 6 की गुणा करना, 6 चंग 36 का 6, हाँ से लगे 3 36 18 3 21 216, सॉरी ये आएगा 216। और 6 की पावर 4 आएगा, 216 में 6 की गुणा, तो 6 चंग 36 का 6, हाँ से लगे 3 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12 1296। तो देख रहे होंगे आप 6 की कितनी भी पावर करो इसका यूनिट डिजिट हर बार 6 आ रहा है, तो 0 तो कभी नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n, अगर n प्राकृतिक संख्या है तो कितनी भी करने पे हमारा 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो 0 कब आ सकता है, तो हमें वो भी पता करना होगा कि 0 कब आ सकता है। तो 0 कब आएगा, देखो जैसे मान लो हम कुछ ऐसे नंबर ले लेते हैं जिनकी यूनिट डिजिट 0 है, कुछ भी ऐसे नंबर मान लेते हैं जिनकी यूनिट डिजिट 0 है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं 10 20 30 ये है। तो अगर मैं इनके फैक्टर देखो तो इसको 10 के फैक्टर करो तो ये 2 इंटू 5 आ रहा, 20 के करो तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा, 30 के करो तो 2 इंटू 30 के 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा, तो 6 5 30। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस भी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 का एक पेयर मिल जाए, जितने पेयर 2 और 5 के होंगे उतने ही 0 होंगे। यहाँ देखो यहाँ पे एक पेयर है तो एक ही 0 आया 2 और 5 का, अगर 2 और 5 में से एक है एक मिस है तो 0 नहीं आता यूनिट डिजिट पे।
तो 0 कब आएगा? जब दोनों पेयर मिलेंगे, 2 और 5 मिलेंगे। यहाँ देखो, यहाँ भी है 2 और 5 का पेयर है, तो 0 के लिए हमें क्या चाहिए? 2 और 5 का पेयर चाहिए। तो 6 के अगर मैं फैक्टर करूँ, 6 की पावर n के अगर मैं फैक्टर कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 की पावर। अलग अलग करूं तो ये जगह 2 की पावर n, 3 की पावर n। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए बी की होल पावर n का, तो आपको पता है इसकी पावर n और दूसरे की पावर भी n। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 तो आया बट 5 नहीं आया, और हमें 0 के लिए क्या चाहिए होगा? 5 चाहिए होगा। तो हम कह सकते हैं 6 की पावर n के फैक्टर में या गुणनखंड में 5 नहीं आता, 5 मिस है, इसलिए इसके यूनिट डिजिट क्या? 0 नहीं हो सकती है, 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो देखो हम बोर्ड में कैसे लिखेंगे अगर पेपर में आ जाए, तो देखो यहाँ समझेंगे। तो देखो पेपर के हिसाब से कैसे लिखेंगे, एक बार इसको देख लो। तो ऐसे लिखेंगे, यदि किसी संख्या के गुणनखंड में 2 तथा 5 उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, तो हम 6 की पावर n के फैक्टर करके देखें, तो देयरफॉर 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 × 3 की होल पावर n। तो इसको अलग से लिख लो, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। ठीक हो गया, तो 2 की पावर n अलग करा, 3 की पावर n अलग करा। यहाँ 5 है नहीं है, तो आप लिखोगे 6 की पावर n में 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, 5 उपस्थित नहीं है। ओके, 6 की पावर n प्राकृतिक संख्या के लिए प्राकृतिक 6 की पावर n प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से बोर्ड में लिखना है। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर 0 पर तभी समाप्त होता है जब उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं। जितने बार 2 और 5 होगा उतनी ही 0 आती है। ठीक है, तो कम से कम अगर एक पेयर है 2 और 5 का तो 0 पे समाप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखो इस तरह से समझा इसको। तो क्वेश्चन समझ आया? तो देखो एक बार, तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है,